के लोग भी शामिल है, सवर्ण लोग भी शामिल है और एक बड़ा आंदोलन हुआ था 3 राज्यों के चुनाव के आसपास, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, जिससे सवर्ण बेहद नाराज हुआ था, खासकर SC/ST एक्ट को लेकर जो ऑर्डिनेंस लाया था सरकार ने। उसके बाद सवर्णों की नाराजगी दूर करने के लिए एक ट्रंप कार्ड मोदी सरकार ने चला है, उसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले अरुण जेटली ने आकर बताया था कि जुडिशियल स्क्रूटिनी इसकी नहीं हो सकती, क्योंकि हमने जो आरक्षण दिया है वो अलग से दिया है। 10% आरक्षण, 50% से अलग आरक्षण दिया है, जो 50% की कैप सुप्रीम कोर्ट ने लगाकर रखी है। लेकिन अभी भी यह सवाल खुला हुआ है कि क्या जुडिशियल स्क्रूटिनी होगी या नहीं। इस बीच हमारे साथ बहस के लिए कई सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब हैं, जो कि बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है। हमारे साथ प्रोफेसर नवल किशोर जी है, जो कि आरजेडी के स्पोक्स पर्सन है। हमारे साथ थोड़ी ही देर में नेह श्रीवास्तव जी जुड़ेंगे, जो कि अंडर सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। वो बताएंगे कि आरक्षण मिलेगा कैसे। लेकिन गोपाल श्रीवास्तव साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे, और वो सवाल ये है कि अभी भी आपको इस बात की क्लैरिटी नहीं है कि जुडिशियल स्क्रूटिनी में ये पूरा मामला जाएगा या नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में मामला ले जाने के लिए जो यूथ फॉर इक्वालिटी है, उसके लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो ऐसे में सरकार की दिक्कत पैदा हो जाएगी, क्योंकि ये पूरा मामला जुडिशियल रिव्यू में चला जाएगा और जो संसद पास कर रही है उसका कहीं ना कहीं कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर जुडिशियल स्क्रूटिनी में जाता है और सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा देता है तो। हमें नहीं लगता कि जुडिशियल स्क्रूटिनी में तो हर कोई बिल जा सकता है, क्योंकि यह जुडिशरी का अधिकार है, जनता का अधिकार है कि वह किसी सरकार के किसी बिल से या निर्णय से वाकिफ नहीं रखते तो वो जुडिशरी में उसके लिए अपील में जा सकते हैं। लेकिन जहां तक कोर्ट के फैसले हैं, उसमें अरुण जी ने आज बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि जो आर्टिकल 15 है और आर्टिकल 16 है, जिसके तहत लोग सोच रहे हैं कि यह 50% का कैप है, वह केवल सोशली बैकवर्ड सेक्शन की सोसाइटी के लोगों के लिए ही वो कैप है। बाकी जो 50% है, जो कि सवर्ण और बाकी जातियों के लिए, यानी SC/ST और OBC के अलावा जो बचता है, तो कहीं भी उसको इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों को उसके तहत आरक्षण देने के लिए, रिजर्वेशन देने के लिए कोई कानून का प्रावधान ऐसा नहीं है जो सरकार को रोकता है। तो यह जो 50% बचा हुआ पोर्शन है, उसके तहत ही सरकार ने उस वर्ग में, उस क्लास जो बची हुई क्लास में, उसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए उसके अंदर आरक्षण दिया है। और वहां पे वो जो आर्टिकल 15 और 16 स्पष्ट रूप से सरकार को इस बात के लिए एम्पावर करता है कि अगर सरकार किसी तरह के पिछड़ेपन को एज ए क्लास समझती है, उसको ठीक करने के लिए सरकार किसी भी तरह के कानून, प्रावधान, एक्शन ले सकती है। तो मुझे लगता है कि यह अरुण जी ने आज स्पष्ट रूप से इस बात को पार्लियामेंट में कह दिया और यह पूरा एनालिसिस करके सरकार ने किया है। अब कुछ लोग इसमें यह कहते हैं कि पुराने भी कई बार आरक्षण के लोगों ने प्रयास किए, जो कि सुप्रीम कोर्ट में उसको स्टक डाउन कर दिया गया, रोक दिया गया। तो उसको भी बहुत स्पष्ट रूप से हम बताना चाहते हैं कि वह किसी एक्ट के तहत लोगों ने किया था। वह केवल वो 50% का रिजर्वेशन है जो SC/ST एक्ट और OBC के लिए, उसको बढ़ाने की सरकार लोगों ने कोशिश करी, चाहे वह स्टेट गवर्नमेंट का प्रयास हो या इवन गुजरात में भी एक स्पेशल एक्ट करके लाए, जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो यह उससे भिन्न तरीके से सरकार ने किया है। ठीक है, भिन्न तरीके से तो किया है, लेकिन इसके पॉलिटिकल रिपरकेशन, मैं यही सवाल प्रोफेसर नवल किशोर के पास ले जाऊंगा। प्रोफेसर नवल किशोर जी, आपकी पार्टी आरजेडी सामाजिक न्याय की बात करती है, वो इक्वालिटी की बात करती है। अगर 10% आरक्षण गरीब सवर्णों को मिलता है या आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को मिलता है, तो आप विरोध क्यों कर रहे हैं? ये आपका विरोध हाथी के दांत खाने की ओर और दिखाने की ओर वाला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जो प्रयास है मोदी गवर्नमेंट के तरफ से, यह पता चल गया है कि मन की बात करने वाले मनमानी ढंग से सरकार चलाने का तैयार करते हैं और
वह संवैधानिक रूप को चोटिल करने का प्रयास करते हैं। यह किसी भी तरीके से सामाजिक न्याय को नहीं दर्शाता है। क्यों नहीं दर्शाता? मुझे बताइए, अगर आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण मिला तो ये सामाजिक न्याय की श्रेणी में नहीं आएगा। मैं कारण बताता हूं। समाज के अंतिम व्यक्ति को उठाना ही सामाजिक न्याय है, जाति के आधार पर नहीं। अगर सवर्ण गरीब को आरक्षण मिलता है तो दिक्कत क्या है इसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संवैधानिक तरीके से हो, और ये संवैधानिक तरीके से नहीं है। एक पास हो रहा है, बिल पास हो रहा है, क्या वो असंवैधानिक तरीका है? बिल्कुल मुझे इस बात को बताइए, कैसे असंवैधानिक है पार्लियामेंट के अंदर जो बिल पास हो रहा है वो? बिल्कुल इसलिए है कि संविधान कहता है कि दो तरीके के आरक्षण दिए जा सकते हैं, और पहला आरक्षण है जो हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज सेक्शन है, जो ऐतिहासिक रूप से वंचित रहे हैं, और तो 50% है। दिक्कत क्या है? हाँ, लेकिन मुझे यह बताइए, ये बात बताइए कि सामाजिक न्याय किस तरह से इसमें नहीं है, ये बताइए मुझे। आप इसका जवाब दीजिए। इसलिए नहीं है कि जो आप आरक्षण की बात कर रहे हैं उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। आपको मालूम नहीं है कि वो गरीब कौन है। हम तो पहले से ही कह रहे हैं आपको कि आप सामाजिक आर्थिक, आप सामाजिक नहीं, बिल्कुल मैं पहले नहीं, कोई आधार नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको, 8 लाख से कम इनकम वो नहीं है। पहले ये बताइए कि वो लोग कौन है जो सामाजिक आर्थिक आंकड़े जिस पर आप कुंडली मार के पिछले 4.5 साल से बैठे हैं उसको पब्लिक क्यों नहीं करते हैं? पता चल जाएगा कि देश की जो जनसंख्या है उसमें गरीब को नहीं, वो रिलेटेड है, नहीं वो रिलेटेड है। आप हमें ये बताइए कि 50% जिसकी आप बात कर रहे हैं जो अनारक्षित है, वो 50% में आपने तो जो 27% आरक्षण जिसको कि 54% मिलना चाहिए, 50% के कैप के आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने 27% किया, उसमें आप सब कैटेगरी के लिए रोहिणी कमेटी बना दिया और ये पता कर रहे हैं कि उसमें किसको फायदा मिला। आप ये बताएं कि जो 50% रिजर्वेशन अनारक्षित को दिया गया है, अनारक्षित जिससे लाभ उठा रहे थे, उसमें कौन कौन से जातियां हैं जिसकी आप वकालत कर रहे हैं उनको फायदा मिला है? उसमें गरीब कौन है उसका जानकारी ही नहीं है। ये जानकारी तब होगा जब आप सोशल इकोनॉमिक डेटा बढ़ाएंगे। सोशल इकोनॉमिक डाटा एक अलग चीज है, नहीं जो समाज का परिचय देता है। ऐसे आप बोलते हैं नहीं, वो सामाजिक और आर्थिक परिचय देता है, और चूंकि आर्थिक आधार बताया जा रहा है तो वो दिखाना बहुत ही डाटा को वो सबसे पहले जरूरी है। मैं खुद इस बात को मानता हूं कि इस डाटा को रिलीज करना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं किया? दो अलग अलग इशू हैं। ये अलग अलग इशू नहीं है, वो भी सामाजिक आर्थिक आंकड़े हैं। तो गलत क्या है? वो अर्थ का बात करता है, सामाजिक आर्थिक आंकड़े जो है वो अर्थ का बात करता है। तो अगर आप आर्थिक आधार पर कोई भी पहल करना चाहते हैं जो संविधान और समाज के हित में हो, तो पहले सामाजिक और आर्थिक आंकड़े सामने होने चाहिए। तभी आपको हम ये बता सकते हैं, तभी आप ये कह सकते हैं कि आप किन के लिए कह रहे हैं। ये बिल्कुल संविधान के साथ खिलवाड़ करने का कोशिश किया जाता है। जो अर्थ का आधार संघ कहते रहा है कि सामाजिक न्याय का जो आरक्षण है उसकी समीक्षा होनी चाहिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, और उसी संघ का मंशा जो है लगता है कि मोदी सरकार पूरा करने का कोशिश कर रही है। संघ की मंशा भी पूरी कर रही है। एक धड़े को तो फायदा हो रहा है ना, बड़े धड़े को फायदा हो रहा है, जो गरीब ढोंग है फायदा हो रहा है। ये ढोंग है, यही ढोंगी सरकार है जिसने बोला कि 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देगा, 2 लोगों को भी नौकरी नहीं दिया। जवाब ले लेते हैं। 1 मिनट पर जो यही वही सरकार है जिसने पिछले 2014 के चुनाव में कहा कि 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, और 1 करोड़ 10 लाख की नौकरी 2018 में ही चली गई। ये उसी का दूसरा जुमला है। आप लोग जो कर रहे हैं क्या ये ढोंग है? हाँ बिल्कुल ढोंग है। ढोंग करने की बातें करके जब हम बिल लेके आ रहे हैं, हम आर्थिक पिछले 4.5 साल आप सामाजिक आर्थिक आंकड़े क्यों नहीं पब्लिक कर रहे हैं? पहले ये बताइए कि सामाजिक आर्थिक आंकड़े क्यों नहीं पब्लिक कर रहे हैं? कोशिश की है जो अर्थ का आधार है उस पर एक पेंडिंग क्यों रखे हुए हैं? सक्षम है उन लोगों को मजबूती प्रदान करने का प्रयास सरकार ने किया है, चाहे जनधन अकाउंट के थ्रू हो, उज्ज्वला योजना के थ्रू हो, गरीबों को मकान देने फेल है, सब जमीन पे फेल है। के थ्रू हो, आयुष्मान भारत जैसे नोटबंदी फेल, जीएसटी फेल, वैसे आपके ये सारे पहल फेल। इसीलिए ये अंतिम प्रयास है आपका मजदूरों को उठाने के लिए, महिलाओं को, इन सबको सरकार ने बहुत प्रयास के साथ इनके उत्थान के काम किए हैं। और उसी कड़ी में अब सवर्णों के अंदर भी जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनको एक आरक्षण की आप पहले तय तो कीजिए।
अनारक्षित के गरीब को दे रहे हैं या सवर्णों को दे रहे हैं? ये बताइए। आप एक तरफ कहते हैं कि ये सारे धर्म के लिए, सारे सवर्ण क्यों होते हैं? अनारक्षित के गरीबों को दे रहे हैं। मैं साफ कर देता हूँ, आप एक शब्द को पॉइंट करके उसका गलत मतलब निकाल रहे हैं। गोपाल जी डिफेंड नहीं कर पा रहे। मैं आपको बता रहा हूँ, शुभ्रांशु ऐसा है क्या डिफेंड नहीं कर पा रहे? एक सेकंड गोपाल जी जरा ध्यान से सुनिए। ये सवर्ण है या अनारक्षित है? नवल किशोर जी, पहले सुनिए। इस बिल का विरोध कहीं ऐसा ना हो कि आरजेडी के लिए भी आखिरी किलो, क्योंकि अरुण जेटली ने आरजेडी नौटंकी नहीं करता है। सुनिए नौटंकी करने वालों को चेतावनी अरुण दीजिए। जेटली ने केज प्रताप है ना, वही काफी है उसके लिए। अरुण जेटली केज प्रताप जी है ना, वही काफी है। नहीं, वही काफी है। आपने नौटंकी शब्द का इस्तेमाल किया, आपने नौटंकी शब्द का इस्तेमाल किया, उसके लिए केज प्रताप काफी है। जो फेक न्यूज अरुण जेटली जी ने साफ साफ अपने भाषण में कहा अरुण जेटली संविधान है क्या? सुन तो लीजिए, पहले सुनिए दिनेश जी, नवल किशोर जी सुनिए, कि सबके लिए है, सारे अनारक्षित सवर्णों के लिए। लेकिन रही बात, मुझे ऐसा लगता है कि इस बिल को डाल के भारतीय जनता पार्टी लेड मोदी शाह गवर्नमेंट ने लालू यादव के मुसलमान और यादव फॉर्मूले में भी सेध मार दिया है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा, एक मिनट सुनिए, उन्होंने साफ साफ कहा कि ये जो 10% आरक्षण है ये मुसलमानों में उनको भी मिलेगा जो लोग उसमें सवर्ण कैटेगरी में आते हैं। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि इस देश में मुसलमानों को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन उसमें भी एक बहुत बड़ा तबका है शेख पठान जो उस आरक्षण की दौर से वंचित है और अपने आप को जनरल कैटेगरी के दायरे से बाहर रखते हैं। तो ये मानिए कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस जो बिल के प्रावधान के तहत उन्होंने हर अनारक्षित सवर्ण आदमी को मौका देने की कोशिश किया है जो 49.5% की रेस से बाहर है। पहली बात। दूसरी बात, किसी भी सब्जेक्ट की सोशल इंजीनियरिंग तब आती है जब वो इंप्लीमेंट होता है। जब तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ इसको आप जातीय आंकड़े से देखते रहिए। तीसरी बात, जैसा रामविलास पासवान जी ने कहा कि आजादी के बाद 1947 में एक मिनट गोपाल जी, एक मिनट, आजादी के बाद जो 10 सेकंड आजादी के बाद जो एक महत्वपूर्ण बात ये देखिए, यह जो आरक्षण है यह सवर्ण जाति के अंदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए है। देखिए, बोले सवर्ण जाति के अंतर्गत है। आप पहले समझ बनाइए कि सवर्ण है अनारक्षित है, आपको यही नहीं मालूम है। अनारक्षित में आर्थिक पिछड़ों के लिए अनारक्षित चूंकि गोपाल जी मेरे पास भी अनारक्षित में पिछड़ों के लिए। आप आज मेरे को लगता है आज आप क्लास में ज्यादा बिल्कुल नहीं। आपने इंटरनेट पर रिसर्च नहीं किया। मैं सीधे चलता हूँ सपाक्स के ललित शास्त्री जी हमारे पास। ललित शास्त्री जी, आप तो बड़े खुश होंगे आप कि आपका आंदोलन आज परवान चढ़ गया। देखिए, बहुत शोर सुन रहा हूं। पॉलिटिकल पार्टीज के जिम्मेदार व्यक्ति बैठे हैं इस डिस्कशन में। पार्लियामेंट में अलग चल रहा है डिस्कशन। और चौरसिया जी, आपने कहा कि मैं बहुत खुश होऊंगा। मैं एक भूमिका जरूरी है कि सपाक्स की एक डिमांड थी कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए और जाति आधारित आरक्षण बंद हो जाना चाहिए। बहुत समय हो गया, तो अभी ये बहुत कम और बहुत देर से आया है। मैं सुन रहा था जेटली जी ने जब इंट्रोड्यूस कर रहे थे इस बिल को, तो उन्होंने बहुत अपनी संवेदनाएं जाहिर करी। तो सवाल उठता है कि इतना संवेदनशील जो मुद्दा है उस पे इतनी देर क्यों कर दी आते आते? क्या इसका ये इंतजार कर रहे थे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में क्या नतीजे आते हैं? क्या इन लोगों को पता नहीं था कि मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य में एक चारों तरफ जो अनारक्षित वर्ग है उसमें बहुत वो गुस्सा था और उसमें आक्रोश था और उसका नतीजा 5,41,41,000 से ऊपर वोट नोटा में पड़े मध्य प्रदेश में, जो कि सपाक्स के नेतृत्व ने चारों तरफ आपने खतरे की घंटी बता दी, खतरे की घंटी बजा दी बीजेपी के लिए और अंततः वो लोग ये करने को मजबूर हुए। मैं सीधे गोपाल जी के पास चलता हूँ। गोपाल जी, मुझे ये बताइए कि आपको नहीं लगता कि 4 साल 10 महीने इंतजार के बाद आपने जो किया है वो ऊंट के मुंह में जी रहा है?
नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने शुरू में ही कहा कि 4.5 साल के मोदी सरकार के, हमारी सरकार के सारे प्रयासों के साथ देखना चाहिए। अगर मैंने उज्ज्वला योजना की बात की, जनधन अकाउंट की बात की, आयुष्मान भारत की बात की, गरीबों को मकान देने की बात की, तो वह घर घर में बिजली देने की बात की, तो यह किसके बेनिफिट के लिए? यह समाज के पिछड़े गरीब वर्गों के लिए, चाहे वो बीपीएल के तहत हो, चाहे वो किसी भी तरह से आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हो, उन्हीं के बेनिफिट के लिए वह सारे काम थे। इतना फोकस्ड उनके एम्पावरमेंट के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए जो काम किए, उनको बुला के आप कहोगे कि क्या 4.5 साल बाद केवल एक यह आरक्षण दिया, वही एक काम किया है क्या? तो उनको भी तो देखिए। वह सब करते 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 यह भी उसी कड़ी की एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो सारे को मिला के अगर आप देखेंगे तो पिछले 4.5 साल के अंदर जब इतनी सफल थी आपकी सरकार, तो फिर हारना क्यों शुरू किए? के कल्याण के लिए ही सारे काम किए हैं। तो सारे कल्याण के बावजूद आप हार क्यों शुरू किए? उसको इग्नोर करके यह नहीं कर सकते। और यह जो सारे कल्याणकारी जो कार्य है, उसमें सरकार ने बड़ी सोच समझ के साथ, अच्छा गोपाल जी, मैंने आपकी बात सुन ली, भ्रष्टाचार गोपाल जी सुनिए, प्रोफेसर नवल किशोर ने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है, और वो पॉइंट ये है कि जब इतना ही अच्छा काम किया था आपने, तो हारना क्यों शुरू कर दिया? और वो भी उन 3 हिंदी भाषी राज्यों में जहां पर बीजेपी और आरएसएस का संगठन बहुत मजबूत है। देखिए, अगर इसको आप कहते हो कि 2014 के बाद 21 प्रदेशों में हमने एक के बाद एक सरकारें बनाई, और उसके बाद जहां पे 15 सारे लोकसभा के बाई इलेक्शन आप हार गए, मध्य प्रदेश 2015 में बिहार हार गए, बाद भी इतनी मजबूत, दिल्ली हार गए, पहले भी हारे, गुजरात में नंबर ऑफ वोट्स मध्य प्रदेश में बढ़ा है। जरूर छत्तीसगढ़ में कुछ समस्याएं हुई है, राजस्थान में भी हमने इतनी मजबूती से इलेक्शन लड़ा 5 साल का, सब कुछ प्रयासों के बाद भी। तो फिर आप कहते हो कि हम हार गए, तो 21 प्रदेशों की जीत का क्या कहते हैं? तो यह चीजें प्रजातंत्र में हार जीत चलती है, लेकिन हम जीते भी बहुत ज्यादा हैं, मजबूती से लड़े हैं। और अगर किसी बात की कमी रह गई तो उसको ध्यान में रखते हुए हम योजनाओं में बदलाव करते हैं। तो अगर आज हम आर्थिक विकास की बात, आर्थिक पिछड़ेपन के लोगों को आरक्षण की बात करते हैं, तो क्या इसको आप इस तरह क्यों नहीं देखते कि हम जनता की बात को सुनते हैं? आप ढोंग कर रहे हैं। ठीक है, कोई आपके महागठबंधन के पार्टनर के पास चलते हैं, प्रेमचंद मिश्रा जी के पास चलते हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी, अभी तक जो है राहुल गांधी 3 राज्यों के चुनाव के बाद विराट कोहली की तरह बैटिंग कर रहे थे, लेकिन मैन ऑफ द सीरीज चेतेश्वर पुजारा ले गए। मुझे लग रहा है कि यही मैन ऑफ द सीरीज नरेंद्र मोदी ले गए हाउस के अंदर इस बिल को पास करा के। मानेंगे आप? ये बिल क्या वो मेरे समर्थन के बिना पास कराएंगे? नहीं, आपका समर्थन होगा, आपकी तो मजबूरी है, आपकी तो मजबूरी है। इस बिल के बाद आपको न माया मिलेगी न राम, वैसे ही मायावती नहीं मिल रही है आपको, तो कांग्रेस वैसे ही राजनीतिक अलायंस के लिए मायावती जी नहीं मिल रही है। तो कहाँ वो मोदी जी के पास चली जा रही हैं? दीपक जी, मैं 15 मिनट के पास में जा रही है ना, मायावती ने तो उनको समर्थन दिया है। आप देखिए मध्य प्रदेश और राजस्थान में जिस तरह से बिहार में आप उनको अपना, अगर आप ऐसे ही डिबेट कराएंगे तो फिर मैं हटता हूं। प्रेमचंद मिश्रा जी, दीपक जी, अगर आपने प्रश्न किया तो सुनिए, नहीं तो फिर मैं हटाता हूं। नहीं, अरे बोलिए ना, नाराज मत होइए, संवेदनशील इशू, नाराज मत होइए, महागठबंधन खतरे में बढ़ जाएगा। हल्ला करके चर्चा नहीं हो सकती है। ये नाराज नहीं, आपने मुझसे पूछा तो मुझे बोलने दीजिए, नहीं तो खत्म करिए। बोलिए सर, स्वागत है आपका। बहुत सेंसिटिव है और इस पर कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट चलाइए, ऐसे नहीं चलता। बेकार कांग्रेस को बुलाते हैं जब आपको सुनना नहीं है। मैं बोल रहा हूं, बोलिए, स्वागत है आपका। और क्या बोलूं सर, मैं कह रहा हूं बोलिए, स्वागत है आपका। आप खत्म करिए अपनी बात, बोलिए। कांग्रेस पार्टी सिद्धांत रूप से, और हमारे नेता राहुल गांधी जी सिद्धांत रूप से इस बात के पक्षधर हैं कि जो लोग समाज का सवर्ण हो या दूसरे जाति,
मुझे लग रहा है कुछ तकनीकी दिक्कत है और प्रेमचंद मिश्रा जी का ऑडियो हमको नहीं मिल पा रहा है। हम सीधे चलते हैं, एक नए मुद्दे को आगे उठाते हैं और हमारे जो गेस्ट हैं उनमें से एक आरएसएस के एक्सपर्ट भी है, उनके पास भी हम चलेंगे। आपने एक मुद्दा उठाया, मोहन भागवत ने कहा था कि जातिगत आधार पर नहीं, आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। आपको लगता है कि मोदी सरकार ने उस दिशा में एक कदम आगे बढ़ा लिया है? मुझसे पूछ रहे, आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि एक ही दल है जो केवल मुखौटा है, उसके डीएनए में आरएसएस है। भाजपा कोई भी काम जो करती है वो आरएसएस के सहमति के बगैर नहीं करती है। तो मैं मानता हूं कि जो इस तरह का भ्रम फैलाने वाला कार्यक्रम है वह जहां से मार्गदर्शित होता है वो आरएसएस ही है। लेकिन मैं कहता हूं कि सवर्ण को आरक्षण देने की अगर बात है तो उसका एक वैज्ञानिक आधार होना चाहिए। जो समाज है उसमें एक पेंडिंग रिपोर्ट है जिसको हम लोग सोशियो इकोनॉमिक डेटा कहते हैं। अगर उस आंकड़े को आप पब्लिक कर दें और जिस 50% में से आप गरीबों को देखना चाहते हैं उसका भी एक अध्ययन कर लें। जैसे सब कैटेगराइजेशन के लिए आपने ओबीसी रिजर्वेशन में ये बोला है कि इसमें कोई मजबूत आदमी ही इसका फायदा उठाता है, वैसे ही आप देश को बताएं किसी रिपोर्ट के माध्यम से कि इसमें भी वास्तव में गरीब कौन है। आपके पास वो आंकड़े ही नहीं है। आप चाहते हैं कि जल्दीबाजी में ढोंग करें और इसका फायदा उठाएं। अगर आप वास्तव में करना चाहते हैं तो संवैधानिक तरीके से कोई एक रास्ता निकालिए जिसमें कि वास्तव में गरीबों का फायदा हो सकता है। आप तो यह भी बताने में असफल हैं कि जो 50% अनारक्षित है उसके फायदे कौन कौन उठाएं। सब कैटेगराइजेशन केवल ओबीसी के लिए क्यों हो, वो जो अनारक्षित है उसमें भी बताएं कि जो लोग उसमें कम्पीट कर रहे हैं उसमें जो सेक्शन है उसमें से फायदे कौन कौन उठा रहे हैं। ठीक है, राघव अवस्थी के पास चलते हैं। प्रोफेसर साहब एक मिनट, राघव अवस्थी के साथ चलते हैं, आरएसएस के थिंकर है। राघव, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मोहन भागवत जी ने कहा था कि जाति आधारित जो आरक्षण है उसको धीरे से खत्म किया जाए और आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू किया जाए, क्या उसकी दिशा में ये कदम है? सर, इसमें दो बातें हैं। पहली बात, जो मोहन भागवत जी ने कहा था उसको कदाचित जो है थोड़ा सा जो है आप तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर रहे हैं, मैं उससे जो है इत्तेफाक नहीं रखता। प्रश्न यहां पर यह है कि ये जो आरक्षण का 10% का प्रावधान जो है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है, क्या वो सही है या गलत है? अब जो 50% जो आरक्षण ऑलरेडी था उसको कोई डिस्टर्ब करने की बात करता भी नहीं है। अब जो बचा खुचा जो है इसमें केवल जो 10% बढ़ाने की बात हो रही है उसमें जनरल कैटेगरी में आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है। तो इससे मुझे लगता नहीं किसी को समस्या होनी चाहिए। यह तो ये किया जा रहा है कि जो बचा 50% था उसमें जो गरीब लोग थे उनको 10% जो है प्रेफरेंस देने की बात करी जा रही है। तो इसमें मेरे हिसाब से जो है कुछ बिल्कुल गलत ऐसा नहीं है। अब जो आरजेडी के लोग दिक्कत हो रही है ना, कि अगर कोई गरीब मुसलमान है जनरल कैटेगरी में जो इसका फायदा उठाता है तो आरजेडी को उससे समस्या क्या है? या कोई गरीब राजपूत है जो इसका फायदा उठाता है तो समस्या क्या है? मुझे समझ में नहीं आता। इसको जो है इसको प्रस्तुत करना चाहिए, इसको जो है गलत तरीके से तोड़ना नहीं चाहिए। 7% रिजर्वेशन तो हो रहा है, आप कैसे कह सकते हैं आपने दायरा नहीं बढ़ाया है? ये नौटंकी सिर्फ इसलिए है कि आप जो एससी एसटी ओबीसी के जो आरक्षण है जो कि उनके जनसंख्या के अनुपात में बहुत ही कम है उसको आप छेड़ना नहीं चाहते हैं। अगर आपकी मंशा इतनी सही है तो सामाजिक आर्थिक आंकड़े को हम लोग बार बार कहते हैं एससी ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में रिजर्वेशन दिया गया है, उसका कैप 50% का लगाया गया है। गोपाल जी, उस कैप को तो कोई डिस्टर्ब करने की बात कर ही नहीं रहा है। जनगणना हुई है उसके डाटा को सरकार ऐसा नहीं कहा सामाजिक और आर्थिक आधार पर। एक मिनट राघव जी, एक मिनट, ये सवाल मेरा गोपाल जी से है कि आखिरकार सरकार उस डाटा को पब्लिश क्यों नहीं करती? नहीं, यह तो सरकार बताएगी कि क्या रीजन है, लेकिन जहां तक बात है कि जो जनगणना है उसके बाद सीधे अभी तक बहुत सारी 1871 की जो पहली जनगणना है 1971 में जो पहली हुई थी उसके भी कई डेटा सामने सरकारें नहीं, कुछ कारण होते हैं जिसके कारण हुआ होगा, लेकिन उसको एनालिसिस करना चाहिए। और डेटा जितना क्वालिटी ऑफ डेटा को रिसर्च करके जितना सारे रिपोर्ट को ऐसे ही रोकते हैं, मान के चलते हैं भी रिपोर्ट है इसी ग्राउंड पे आप लोग कहते हैं पॉलिसी होगी, लेकिन
नहीं, कौन सी रिपोर्ट रोकी है? सब रिपोर्ट पब्लिक तो ये रिपोर्ट को आपने क्यों रोका है? इस रिपोर्ट को क्यों रोका है आपने? आप अभी तक जो समाज की पहचान है, जब कोई डेटा आता है सरकार के पास, इस देश में, इस समाज में एनालाइज करके ही देखा जाता है। वो तो 1931 के सेंसस पे ही है। अगर वो सरकार कोई रिपोर्ट जिसको सामाजिक जनता में वेमनेस को पैदा करने का कारण बन सकती है, तो उसको देखा जा सकता है। मुझे एक बात बताइए, इसको पहले देखना पड़ेगा कि कितना उसमें ऑथेंटिक डेटा है और कितना वेमनेस पैदा जो आप इनिशिएटिव ले रहे हैं उसका यह भी कुछ कारण हो सकता है। लेकिन जहां तक मुझे है, मुझे इस बारे में पता नहीं है कि सरकार कि गरीब कितने हैं, कहां से है, कौन है, इसकी तो जानकारी आपको है ही नहीं भाई। उसका एक क्राइटेरिया है और वो क्राइटेरिया कैसे नहीं मालूम है? कानून बनता है, वो क्राइटेरिया तय करता है। गोपाल जी, एक मिनट भैया, ये 10 देखिए, जब सरकार कोई कानून बनाती है उसमें क्राइटेरिया बनते हैं, उसके बाद उसमें कितने लोग आएंगे तब ये तो पता कानून नहीं है, जब ये आरक्षण देने की बात है, जिसके आधार संविधान में दिए हुए हैं। नए आधार की आप कल्पना कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं, उसका वैज्ञानिक आधार होना चाहिए। मंडल कमीशन रिपोर्ट पढ़िए, उसमें आधार थे, कौन कौन आधार थे उसका अध्ययन कीजिए, तब आपको पता चलेगा। केवल जातिगत आरक्षण नहीं है मंडल कमीशन। क्लेरिफिकेशन के लिए जाता हूँ। ललित जी, जिस पॉइंट को नवल किशोर उठा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो एक वैलिड पॉइंट है? जिस तरह की बात ये कर रहे हैं कि जब तक डाटा पब्लिश नहीं होता तब तक इस तरह का आरक्षण अनुचित है। डाटा पब्लिश हो ये मैं भी मानता हूं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के आरक्षण की पहल को आप सही मानते हैं या फिर नहीं? इस तरह के आरक्षण की पहल सही है, पर ये जो 50% जनरल मेरिट की सीट्स होती थी, जो अब सिकुड़ के 40 हो जाएंगी, इस ओर भी मैं ध्यान खींचना चाहूंगा। और किसी भी हालत में आरक्षण 50% के अंदर होना चाहिए। और ये जो बात है, छुई मुई होने की बात नहीं है कि उसको छेड़ो मत। अगर इतने लंबे वर्षों से अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण दिया जा रहा है, तो इसका एक इवैल्यूएशन होना चाहिए कि कितनों का स्तर उठा है, और क्या वो जनसंख्या के आधार पर ही दिया जाना चाहिए कि अब वो कम किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर हमने मेरिट को दरकिनार किया, प्रतिभावानों को अगर उनके हकों को छीना, ठीक है, तो देश तेजी से आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है प्रोफेसर नवल किशोर, काउंटर एक मिनट, काउंटर ललित शास्त्री जी ने बहुत बड़ी बात बोली है कि इस बात का इवैल्यूएशन होना चाहिए, इस बात का परीक्षण होना चाहिए कि SC ST को जो आरक्षण मिला है उससे कितने लोग ऊपर गए हैं और वाकई कितने लोग अभी भी दबे कुचले समाज में जहां पे होते हैं। लोग कहते हैं कि जैसे चिराग पासवान ने एक ट्वीट किया था कि उन्होंने कहा था कि भाई लोगों को जिस तरह से गैस सब्सिडी छोड़ी उसी तरह से आरक्षण छोड़ देना चाहिए। बट आपको लगता है कि इस तरह का आरक्षण कोई छोड़ेगा? देखिए, मैं तो पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूं कि जिस तरह आप SC ST OBC में कहते हैं कि फायदा किनको हुआ उसका अध्ययन होना चाहिए, मैं तो कहता हूं कि जो 50% अनारक्षित है उसका भी आप अध्ययन करवाएं और ये पता करें कि वास्तव में, देखिए, सामाजिक रूप से पिछड़ेपन और शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन और ऐतिहासिक कारणों की चर्चा तो संविधान में की गई है। जो नए आधार की कल्पना आप कर रहे हैं उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। आप सही बोल रहे हैं कि जिस आधार पे अध्ययन होना चाहिए वो पूरे समाज का होना चाहिए। सामाजिक संविधान बना था तो एक तरह का अध्ययन प्रस्तुत करता है, जिसको छुपा के रखे, सरकार छुपा के रखी है। और जो बाकी जो ये पहल है, मैं इसीलिए कहता हूँ ये मन की बात करने वाले की संविधान के साथ मनमानी करने की मंशा है और संविधान तोड़ने का यह अंतिम है। सुप्रांशु, मुझे इस बात के रिबटल के लिए गोपाल जी के पास जाना पड़ेगा। गोपाल जी, आपको क्या लगता है जो ललित जी ने सुझाव दिया है कि अब इस बात का भी परीक्षण होना चाहिए कि SC ST OBC का जो आरक्षण दिया उसका अंत परिणाम क्या हुआ 70 सालों के बाद? OBC को आरक्षण 1992-93 में मिला है और 70 सालों से SC ST का आरक्षण चल रहा है। क्या आपको लगता है कि उसका परीक्षण, उसका इवैल्यूएशन करने की जरूरत का वक्त आ गया है? नहीं, देखिए, इवैल्यूएशन, डेटा कलेक्शन, इंफॉर्मेशन कलेक्शन और उसका इफेक्ट, इंपैक्ट असेसमेंट यह होना चाहिए, इसको कोई डिनाई नहीं करता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आज आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। हमारी सरकार, हमारी पार्टी ये मानती है कि आज देश में जो विषम परिस्थिति है, जो दलित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसको आरक्षण की आवश्यकता है। तो हम आरक्षण के पक्षधर हैं,
इसलिए जो 50% का आरक्षण है, चाहे SC ST OBC उन लोगों के लिए आरक्षण है, उसको हम ना छेड़ने वाले हैं, न उसे कम करने वाले हैं, न हटाने वाले हैं। हम आरक्षण के पक्षधर हैं। यह स्पष्ट रूप से क्लियर है कि देश में पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, OBC वर्ग है, जो कि जिसको आज पूरी इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी समाज नहीं दे पाया। और इसके लिए चाहे कांग्रेस जिम्मेदार हो, जो कोई भी सरकार है, वह उसको एनालिसिस करके तरीके को दिखाना। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको ठीक करने के लिए जो प्रावधान आरक्षण का रखा है, वह अभी बिल्कुल ठीक है। अब दूसरी बात है कि गोपाल जी, एक मिनट, गोपाल जी, दूसरी बात को दूसरे मौके पर लाएंगे। मुझे प्रेमचंद मिश्रा जी के पास जाना है, क्योंकि उनके साथ संपर्क लगातार टूटता जा रहा था, कुछ टेक्निकल दिक्कत थी। प्रेमचंद मिश्रा जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल, प्रोफेसर नवल किशोर का यह कहना है कि जब तक सामाजिक आर्थिक डाटा पब्लिश नहीं होता, तब तक इस आरक्षण का आधार नहीं बनता। आपका क्या मानना है, आपकी पार्टी का क्या मानना है, और आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, मेरे ख्याल से हम थोड़ा विषयांतर हो रहे हैं। आज जो आपका टॉपिक है, उस पर अगर हम चर्चा करें, जिस पर सदन में चर्चा हो रही है, तो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। बोलिए। मैं उस पर पहले अपने पार्टी का व्यू पॉइंट रखना चाहूंगा, अगर आप अनुमति दें। बिल्कुल। देखिए, सवाल ये है कि आज सवर्ण आरक्षण के नाम पर आज हिंदुस्तान के सारे अखबार ने फर्स्ट पेज पर न्यूज छापा है। सारे चैनल दे रहे हैं कि सवर्णों में जो गरीब हैं, उनके लिए आरक्षण किया जा रहा है। मैं समझता हूं यह भी एक भ्रम फैलाने की कोशिश है। ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि हम 51% जो लोग करीब बचे हैं आरक्षण के दायरे से बाहर, उनके लिए 10% किया, जो उसमें इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। ये सिर्फ सवर्णों के लिए नहीं हुआ है, वो तमाम सामान्य वर्ग के लोगों के लिए किया जा रहा है, जिनकी संख्या 50% से अधिक है इस देश में। अब इसको उस समग्रता में हमें देखना चाहिए। और यहां फैलाया जा रहा है कि नहीं, देखिए मोदी जी ने कमाल कर दिया, गरीब सवर्णों को आरक्षण दे दिया। ये सिर्फ गरीब सवर्णों के लिए नहीं हो रहा है, ये भ्रम को दूर करना चाहिए। नंबर 2 सवाल है, इस देश में रोजगार कहाँ है? जी, हमारा चैनल देखिए, हमने साफ तौर पर लिखा है कि आर्थिक तौर पर पिछड़ों के लिए 1 करोड़ 10 लाख लोगों की नौकरी छिन गई। नहीं, सुनिए, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, सुनिए। अगर रोजगार नहीं है तो आरक्षण क्यों दे रहे हो आप? सवाल तो यह है, क्या इस देश में रोजगार, जॉब कहां है? पिछले साल 1 करोड़ 10 लाख लोगों की नौकरी छिन गई। नोटबंदी में 2 करोड़ लोगों के रोजगार छिन गए। आप रोजगार की बात करो, बेरोजगारी दर 7% से ऊपर बढ़ गया है पिछले 23 महीनों में। अब कहां रोजगार है? ये चुनाव के समय यह करना, सदन के अंतिम दिन जब आपके पास 100 दिन का समय बचा है, आप ये नया सगुफा ले आए। तो मैं समझता हूं हमारा संदेश सरकार के कमिटमेंट पर है। आप एक सगुफा फिर छोड़ रहे हैं, सवर्ण वर्ग में एक मैसेज देना चाहते हैं, देखो हम आपके लिए कुछ करना चाह रहे थे लेकिन हम नहीं कर पाए। ये चालाकी बंद करे भारतीय जनता पार्टी। अगर उनका साफ नियत है तो इसको आपको पहले लाना चाहिए था और जॉब क्रिएट कंट्री में करना चाहिए था। जब जॉब नहीं है तो काहे का आरक्षण? मेरा तीसरा सवाल यह मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी सिद्धांत रूप से इस बिल का समर्थन कर रही है। हम इस बिल के समर्थन हैं। हम उन तमाम गरीबों के उत्थान और भलाई के लिए जो भी कदम उठाया जाएगा उसका हम समर्थन करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर राजनीतिक रोटी सेकना चाहेगी तो हम आम जनता को जाके ये भी बताएंगे कि बीजेपी ने किन परिस्थितियों में इसको किया है, उसका पर्पस क्या है और कांग्रेस पार्टी का इसमें क्या स्टैंड है। तो मैं समझता हूं चुनाव देखते हुए अंतिम समय में फरवरी में मोदी जी ने वो किया है जब उनके पांव के नीचे की जमीन खिसक चुकी थी। ठीक है, इसी का जवाब मैं राघव जी से लेता हूं। राघव जी, जमीन खिसक चुकी थी बीजेपी और आरएसएस के हाथ से, इसी के चलते ये डिसीजन लिया गया है। सर देखिए, आप जमीन खिसकने की बात कर रहे हैं। आप अगर इन चुनावों का रिजल्ट है उसको उठा के देखिए तो मध्य प्रदेश में तो शायद भारतीय जनता पार्टी को पॉपुलर वोट ज्यादा मिला है। राजस्थान में कांग्रेस जो है दावा कर रही थी लैंडस्लाइड का, और वो ऐसा स्टेट है जो हर बार जो है अपना बदल देते, वहां पे सरकार बदल जाती है हर 5 साल में, और वहां पर भी जो है मात्र 1 या 1.5% का फर्क चुनाव हारते थे। और इस चुनाव के मुझे लगता नहीं है कहना सही कि जमीन खिसक गई है। इस राज्यों का जो परिणाम आया है इससे सूचना तो जरूर है कि कांग्रेस जो है पार्टी की परफॉर्मेंस बता के देखे राघव जी को बोलने दीजिए, रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस के पहले तो आपको पता चलेगा कि कांग्रेस को तो यहां पर मेजॉरिटी भी नहीं मिली है। कांग्रेस को छत्तीसगढ़ के अलावा किसी भी प्रदेश में पूर्ण बहुमत नहीं मिला है।
जबकि छत्तीसगढ़ में भी 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो कांग्रेस जो है अपना ज्यादा इससे जो है इन परिणामों से बहुत ज्यादा प्रसन्न होने का कारण नहीं है कांग्रेस के लिए। अरे रहने दीजिए, बहुत देश को गर्त में ले गए तो 7.5% की जो ग्रोथ है और पूरा दुनिया जो ये कह रही है कि आज भारत जो है विश्व की सबसे तेज दौड़ने वाली अर्थव्यवस्था है, तो फिर ये कहने वाली बात है। आप देखिए जब आपके अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री थे तब क्या इकोनॉमिक ग्रोथ की देश में उन्होंने ऑफिस जनरेट किया था, आज देखिए। तो ये कहने की बातें हैं। और 1998 में भी राघव जी एक मिनट देखिए, ये तो सच है कि आप आखिरी मोमेंट पे 10% का रिजर्वेशन लाए हैं। ये भी सच है कि पिछले 4 साल 10 महीनों में बड़ी सारी नौकरियां चली गई। लेकिन एक बहुत बड़ा सच ये भी है कि ये बिल बिना कांग्रेस के पास नहीं हो सकता। लेकिन जितनी छोटी पार्टियां, खासकर मैं बात नवल किशोर जी की करना चाहता हूं, ये जो परसेंटेज ऑफ आबादी के हिसाब से रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, ये साफ साफ शब्दों में चिन्हित किया गया है कि ये तमाम 50.5% लोग जो किसी कैटेगरी में नहीं आते उनके लिए ये 10% का रिजर्वेशन है। नंबर 1। नंबर 2, इसका विरोध, ये इस बिल का विरोध मुझे लगता है कि छोटी पार्टियों को भारी पड़ जाएगा, क्योंकि किसी भी पार्टी के पास सिर्फ एक ट्रेडिशनल वोटर नहीं होता है, उसका वोट बैंक मिक्स होता है। आपके सीबीआई अधिकारी जो कि आज रजिस्ट्रेट हुए वो कह चुके हैं कि सरकार की मंशा क्या है, किस तरह से विपक्षी नेताओं। नवल जी, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को सिर्फ मुसलमान और यादव नहीं जिताते, न संघ है न भाजपा है। और क्योंकि जब हम मंडल के साथ खड़े थे, आप कमंडल लेकर खड़े थे। यह देश जानता है कि उस सरकार को आपने गिराया जो मंडल कमीशन। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आरजेडी का सवाल का जवाब नहीं दे रहे। सब कुछ हो गया, लेकिन नौकरियां कहाँ, ये बता दीजिए। नहीं, नौकरी आरक्षण मिल गया, नौकरियां। देखिए, ऐसा है कि जब इतनी सारी पॉलिसी अगर चेंज होती है, जिसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जीएसटी का है, जीएसटी हो सकता है सरकार को रेवेन्यू आई, लेकिन जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन मैकेनिज्म था वो अपने आप में डिस्टर्ब हुआ। तो बट नेचुरल उसे नौकरियां गई हैं, और उसी नौकरियों को ढकने का एक टेक्निक आप कह सकते हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में ये 10% रिजर्वेशन का फॉर्मूला है। अच्छा, सीधे चलते हैं प्रेमचंद मिश्रा जी के पास। प्रेमचंद मिश्रा जी से संपर्क हमारा टूट गया है। सीधे चलते हैं ललित जी के पास। ललित जी, आपने कहा कि जाति कर आधारित जो रिजर्वेशन है उसकी भी समीक्षा का वक्त आ गया है। आप क्या मांग करेंगे इस वक्त सरकार से? है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए, मानव विकास की रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए। सिर्फ सेंसस का जिस तरह से होता है आकलन वो पूरा नहीं है, और हर स्टेट को और उसको कंप्रिहेंसिवली जो सोशल जस्टिस का मिनिस्ट्री है उसको कोऑर्डिनेट कर करके सामाजिक न्याय वालों को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए, और उसके बेसिस पे आरक्षण और उसका बेसिस होना चाहिए आर्थिक, और वो हर वर्ग को, जब हम बोलते हैं कि कटिंग अक्रॉस, नहीं तो जात को आप संसद में जाति को खत्म करने का विधेयक क्यों नहीं लाते हैं? अगर जाति को पोषने वाला संस्था कौन है उसका अध्ययन कर लीजिए। एक संस्था है जिसका 90% बिल्कुल नहीं है। आप कहते हैं केवल यादव और मुसलमान के आधार पे उतना बड़ा वोट, उतना बड़ा सीट सिंगल राज्य पार्टी बिहार में नहीं आ सकता है। ये आपका भ्रम करने वाला बात है, भ्रमित करने वाला बात है। पूरे बिहार के जनमानस को जनादेश का अपमान है ये कहना कि मात्र 1-2 कम्युनिटी का वो वोट है। नहीं, देखिए, जाति व्यवस्था को आप खत्म करिए, मत इसको ज्यादा उछालिए, बहुत हो गया। पोषने वाले कौन है उससे पहचान तो कीजिए। जाति से फायदा किसको हुआ है, आज भी कौन सामाजिक रूप से मजबूत है उसको चिन्हित कीजिए। ये उसका दायित्व है कि ये खत्म होगा कि नहीं। जो सदियों से पीड़ित रहे हैं, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पीछे रहे हैं, ये उनसे क्या पूछते हैं? उनको तो अभी मुख्य धारा में आया ही नहीं। 70 साल की बात करते हैं आरक्षण का, आप आज आकलन कर लीजिए कि उनकी प्रतिनिधित्व क्यों है, उनकी प्रतिनिधित्व
सिद्ध कीजिए 49% रिजर्वेशन के बावजूद आज भी SC ST OBC का रिजर्वेशन सरकारी ऑफर में आप देख लीजिए 10%, कहीं 12%, कहीं 3%। आप किस तरह की बात करते हैं? राघव के पास चलते हैं। मैं समझ गया, आप दोनों के वैलिड पॉइंट समझ गया। राघव, मुझे ये बताइए कि सरकार ने 10% आरक्षण तो रख दिया, लेकिन नौकरियां है कहां? नौकरियां पैदा कैसे होंगी? एक और चीज है, इसमें निजी क्षेत्र की बात की जा रही है। बाकियों में जब निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग की जाती है तो आप वहां पे क्यों नहीं मानते हैं? क्रिएशन की बात है वो करी जाती है बार बार। अब सरकारी सेक्टर में आरक्षण की बात करी जा रही है, तो सरकारी सेक्टर की नौकरियां बनाना या कम करना ये तो सरकार का प्रेरोगेटिव है। तो ये जो बात कही जाती है कि नौकरियां कहां आरक्षण दिया जाएगा, तो ये फालतू की बातें हैं। सरकारी सेक्टर में हम आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का कोई प्रावधान भारत के संविधान में नहीं है। आज की तारीख 2 करोड़ नौकरियां, EPFO का डेटा, EPFO के आंकड़े कहते हैं कि नौकरियां देश में बढ़ी है। अगर नौकरियां नहीं होती तो 7.5। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद तुरंत वापस आते हैं और हम इस बहस को जारी रखेंगे कि जो 10% आरक्षण मिल रहा है अनारक्षित वर्ग को, आर्थिक पिछड़ों को, उसका पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या होगा, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है ये 2019 के लिए नरेंद्र मोदी का गेम चेंजर स्ट्रोक है। क्या इसका असर पड़ता है, इसी पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।